देखो केशव इसलिए रिवीजन की डिमांड कर रहा है कि ये क्लास नहीं किया है, ठीक है, और तुम अगर क्लास नहीं की हो तो शॉर्टिंग का नहीं कियोगे, क्लाउज वाला तो किए होगे ना। तो ऐसा करते हैं कि रिवीजन तो चलो ठीक है, हम लोग रिवीजन करते हैं आज। ओके, तो रिवीजन, एक मिनट इधर ध्यान दो, रिवीजन में स्टार्ट करते हैं ना स्टार्टिंग से, और हम नहीं रिवाइज करेंगे। तुम लोग में से मेरे सवाल का जवाब जिसको आता होगा वो बता देगा तो रिवीजन हो जाएगा, और उसमें थोड़ा कमी रहा तो हम उसको मेकअप कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि कौन सीखा ये तो पता चलेगा हमको। ओके, तो बेसिक हम लोग स्टार्ट किए थे डेटा से। व्हाट इज डेटा? व्हाट इज डेटा? डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, दैट इज द रॉ मटेरियल, ठीक है। अगर हम इंफॉर्मेशन को बाई प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट मानते हैं तो डेटा उसका रॉ मटेरियल है, ठीक है। दैट इज डेटा आर, क्योंकि डेटा हमारा प्लूरल है, डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड इट मे बी कंसिडर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन अभी आ रहे हैं, ठीक है, कह सकते हैं डेटा के बारे में इट मे बी कंसिडर्ड एज अ इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट ऑफ अ इंफॉर्मेशन। अब रहा बात इंफॉर्मेशन का, तो डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे बनेगा? प्रोसेसिंग से, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, या डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं हम लोग। डिफिनेशन में बोलते हैं क्या कि अगर जो डेटा है वो मीनिंगफुल नहीं है, डेटा ऐसे रखते हैं तो वो मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन उसका ऑर्गेनाइज कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं डेटा को कुछ खास ऑर्डर में, तो हमको एक इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो ऑल द डेटा ऑर्गेनाइज इन मीनिंगफुल दैट इट विल बिकम अ इंफॉर्मेशन। तो ये ऑर्गेनाइज डेटा वाला जो काम है ना, ये दे दो तुम प्रोसेसिंग को, डेटा प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं। तो डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग विल बिकम अ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग? organized collection of data. All the collection will be organized in some way so that it may produce some useful information. Data information, data processing clear है? Database, same type of interrelated, logical interrelated data, collection of logically interrelated data is database. Logically interrelated क्या रहेगा मतलब? रोल नंबर नेम, तुम्हारा रोल नंबर तुम्हारा नेम लॉजिकली रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह का जो डेटा होगा वैसे डेटा, वैसा जो कलेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा बेस, डेटाबेस। ओके, जब अब सोच के देखो कि जब डेटाबेस हम बनाएंगे, कोई भी डेटाबेस होगा तो उसमें हमको क्या क्या करना पड़ेगा? उसमें रिकॉर्ड डालना पड़ेगा ना, उसमें रिकॉर्ड सेव करना पड़ेगा हमको, और जो रिकॉर्ड पहले से सेव है उसको एडिट करना पड़ सकता है, ठीक है, उसको एडिट करना पड़ सकता है। जो अनवांटेड रिकॉर्ड है उसको डिलीट करना पड़ सकता है। हम लोग किसी खास इंफॉर्मेशन को खोज सकते हैं, खोजना पड़ सकता है। 1000 रिकॉर्ड है, हमको रोल नंबर 59 चाहिए, कैसे खोजेंगे? एक एक करके खोजेंगे कि हमको ये चाहिए कि डेटाबेस से हम रिकॉर्ड रिट्रीव कर सके, ठीक है। तो कहने का मतलब कि डेटाबेस में ऐसा बहुत सारा रिक्वायरमेंट है जो चाहिए हमको काम का, वो कौन करेगा? वही है मेरा वो सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेस की बात कर रहे हैं, बही खाता का तो बात कर नहीं रहे हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए ये सारा काम करेगा। क्या करेगा? अपेंड करेगा, मतलब ठीक है, न्यू रिकॉर्ड इंटर करेगा, पहले वाला एडिट करेगा, अनवांटेड डिलीट करेगा, और हमको
इंफॉर्मेशन जो हम सर्च करेंगे वो रिट्रीव करके देगा, तो सारा काम करेगा। ठीक है, तो सीरीज ऑफ वर्क है। व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? Database management system is a software application which performs series of operation, just series of operation, for example append, edit, delete, list, browse, सारा काम करेगा। तो डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहां तक क्लियर है सबको? इसके बाद हम लोग बात करना शुरू किए थे कि हम किसी डेटाबेस को बनाएंगे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद उसमें प्लास्टर रंग रोगन करेंगे। सबसे पहले कहीं अपार्टमेंट बनता है तो पिलर पहले डाल देता है पिलर छत हो गया क्लियर। अब कहाँ कहाँ कितना बड़ा रूम बनाना है वो हम ब्रिक वर्क कर दिए, हो गया। ठीक, तो हम अगर जो डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो उस डेटाबेस को बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या क्या कमांड है स्ट्रक्चर का? सिकंदर बोलो, कस के बोलो। क्रिएट स्ट्रक्चर, कौन बोला क्रिएट स्ट्रक्चर? जिससे पूछो उसको बोलने दो, एकदम डिसिप्लिन वे में रहो ना। जिसको बोले वो सिकंदर तुम बताओ, बताने दो उसको, तुमको पूछेगा तो बताना, खड़ा होकर बताओ। डेटाबेस बनाने का पहला काम स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस? क्रिएट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? फिर बोला तुमने, फिर डेटाबेस फाइल नेम है। बहुत इससे हम तुमको क्या बोले थे, बैठ जाओ, कि पूरे 3 साल में इससे आसान सब्जेक्ट तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टूडेंट और डीबीएफ बनाना है तो क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, एम्प्लॉय डॉट डीबीएफ बनाना है, क्रिएट ईएमपी। प्रोडक्ट डॉट डीबीएफ बनाना है, क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है तुमको, क्रिएट कमांड यूज करना है और साथ में फाइल नेम लिख देना है। और इसके बाद क्या होगा? जैसे ही हम लिखेंगे क्रिएट स्टूडेंट, एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। डायलॉग बॉक्स मतलब सवाल जवाब वाला, हम कुछ बोले वो कुछ बोले। ठीक है, तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वो हमसे पूछेगा कि बताइए फील्ड का नाम क्या रखना चाहते हैं आप, तो हम नाम रख देंगे। स्टूडेंट का फाइल बनाएंगे, लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी। ठीक रहेगा? नहीं रहेगा सही। स्टूडेंट का फाइल है तो रोल नंबर आईडी होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी क्यों, है ना? और हम एम्प्लॉय का बनाएंगे उसे प्रोडक्ट आईडी रख देंगे, नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हम जो जिस तरह का जो फाइल बनाएंगे और उस फाइल में जो जो उस ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट हमको स्टोर करना पड़ेगा, जो जो फील्ड बनाना पड़ेगा उस फील्ड का नाम देना है। ठीक है, अगर स्टूडेंट का बना रहे हैं तो क्या क्या दे सकते हैं? रोल नंबर दे सकते हैं, आईडी दे सकते हैं, नेम, फादर्स नेम, बैच, एड्रेस, फोन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुड। और हर डेटा, देखो है क्या ना कि कंप्यूटर में कोई भी चीज स्टोर करते हैं तो मेमोरी चाहिए ना। तो होता क्या है कि हमको मेमोरी डेटा टाइप बताना पड़ता है। डेटा टाइप इसलिए कि हर डेटा मेमोरी में अलग अलग स्टोरेज लेता है, उसका स्पेस अलग अलग होगा। और डेटा मेरा बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, बहुत सारा डेटा है। अगर मान लो हम ये बात करें कि इतना छोटा डेटा कि हम एक इलेक्ट्रॉन के रेडियस की बात करें या उसके सरकमफ्रेंस की बात करें, वो कितना छोटा डेटा होगा? बहुत छोटा होगा। एज की बात करें, थोड़ा बड़ा हो गया। अगर हम मार्क्स की बात करते हैं, ठीक है, हाँ सब्जेक्ट का, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड वो थोड़ा सा एज से बड़ा होगा। अगर 4-5 सब्जेक्ट का मार्क्स है तो बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद सैलरी की बात करते हैं, और बड़ा हो गया। ठीक है, अगर हम एक कंपनी में कौन एम्प्लॉय कितना वर्क डन, कितना सेल किया, कितना बिजनेस किया, उसकी बात करें तो और बड़ा डेटा होगा। और ऐसे ऐसे हम अगर 2 शहर के बीच किलोमीटर में बात करने लगे, मीटर में बात करने लगे, यहाँ से चंद्रमा की दूरी, यहाँ से मंगल की दूरी, तो हमारा डेटा कहाँ से कहाँ तक चला गया? छोटा से बहुत बड़ा तक।
ठीक है, तो मतलब छोटा डेटा को सेव करने के लिए मेमोरी में उतना ही बड़ा डेटा तो मेमोरी लगेगा जितना बड़ा वाला डेटा वो सेव करने में लगता है, कम लगेगा, कम लगेगा, कम लगेगा। तो इस बात को हम कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि अब की जो डेटा देंगे ना बड़े छोटा डेटा है, उसके लिए ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई मत करिएगा, और अब की जो देंगे उससे मीडियम साइज आपको ऑक्यूपाई करना है, और नेक्स्ट जो हम डेटा देंगे उससे बहुत बड़ा ऑक्यूपाई करना है। कैसे बताएंगे? तो हम लोगों ने क्या किया ना कि डेटा टाइप में, सारे डेटा को डेटा टाइप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फॉक्सट्रॉट में तो बहुत कम डेटा टाइप पढ़ना है, अभी तुम सी प्लस प्लस पढ़ोगे तो देखोगे कितना डेटा टाइप वहां पढ़ना है। ठीक है, तो हम जब बोलते हैं कंप्यूटर को ये डेटा हमारा न्यूमेरिक आने वाला है तो समझ जाता है कि डेटा का रेंज क्या होने वाला है, इसीलिए जैसे ही न्यूमेरिक दोगे वो प्री डिफाइंड मेमोरी एलोकेट करके रेडी रखेगा, जो डेटा आएगा यही रखेगा और उसको पता है कि यहाँ पे वो अकोमोडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं फ्लोट देंगे तो समझ जाता है फ्लोट, अच्छा पॉइंट वाला डेटा है मेमोरी ज्यादा लेगा, तो बड़ा वाला एरिया उसको रिजर्व करके रखना है ताकि डेटा उसमें अकोमोडेट हो सके। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जैसे ही आप फील्ड नेम देंगे ना वैसे ही आपको डेटा टाइप भी देना पड़ेगा, नहीं तो कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा, फॉक्सट्रॉट को पता कैसे चलेगा कि कितना ऑक्युपाई करना है डेटाबेस में। समझ में आ रही है? तो इसके लिए हमको बहुत सारा डेटा टाइप दिया गया है, और वो डेटा टाइप हमारा कहाँ से शुरू होता है? अगर मान लो हम ऐसे बात करें तो 1 बाइट जगह कौन लेता है? लॉजिकल डेटा जो है वो। ठीक, तो हमारा मिलेगा कैरेक्टर, न्यूमेरिक, फ्लोट और स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर ही हुआ ना, अलग तो थोड़ी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, जुड़ चुके हैं आप एसएस चैप्टर। हाँ, कोई बोला अभी ऑनलाइन में? तुम तो दिख ही रहे बोलते हुए ना, देखो तो बोल रहा है, उसको देख को लेके कोई बोला क्या? अब तुमको तो देख ही रहे यार, हमको यहाँ से क्योंकि वॉल्यूम कम करके रखते हैं क्योंकि मेरा ही आवाज हमको सुनाई देता है। डेटा टाइप बताते हैं तो सवाल में आते हैं, और बताओ कौन कौन सा डेटा टाइप है? बूलियन, मेमो, जनरल, है ना? जनरल हम लोग इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, डॉट 2.6 फॉर डॉस में जनरल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या क्या देना पड़ेगा? फील्ड नेम देना पड़ेगा और उसके करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप देना पड़ेगा, और क्या देना पड़ेगा? डेटा टाइप के बाद विड्थ देना पड़ेगा डेटा का, एग्जैक्टली। ठीक है, हमको विड्थ देना पड़ेगा, कितना बड़ा डेटा लेना है। कैरेक्टर में एक कैरेक्टर 1 बाइट डेटा लेगा, तो हम जितना नंबर लिख देंगे 20, नेम में लिख दिए 20 तो मतलब 20 बाइट हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह से सब में हम बिट्स देते चले जाएंगे, और उसके बाद इतना करने के बाद हम ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा या स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा? ध्यान सुनो क्या पूछ रहे हैं। हम बोले कि ओके करेंगे तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा, तो डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, डेटा कहाँ दिया अभी तो स्ट्रक्चर बनाया ना, स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब जब स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, अब तुम पूछो। रूम नंबर 3B, तो ROOM लिखना है ना, बैठ जाओ। ये कहाँ दिखाएगा? कैरेक्टर में, सिंपल। क्यों? अगर एड्रेस हम लिखते हैं तो एड्रेस में डेटा टाइप क्या लिखते हैं? कैरेक्टर लिखेंगे ना, और किसी का एड्रेस हो सकता है ना कि रोड नंबर 2A, MIG 135, पिन कोड 8,20,000, नहीं हो सकता है, तो कैसे लिखेगा बेचारा?
तो नंबर जो होता है उसका कैरेक्टर फॉर्म भी तो है, करके दिखाया था ना जी। जो डबल कोट्स में नंबर लिखे थे वो अगर डबल कोट्स में नंबर लिखे थे, बोले तो ये वाला टेक्स्ट हो गया, कैरेक्टर हो गया, और ये वाला नंबर हो गया, क्या ठीक है। डेसिमल पॉइंट, अच्छा देखो न्यूमेरिक वाला न्यूमेरिक पार्ट जो होगा उसमें एक डेसिमल पॉइंट के लिए भी आएगा जगह। तो डेसिमल पॉइंट कहने का मतलब ये कि आप अगर कोई नंबर ऐसा लिखना चाहते हैं जैसे 60.25 या 60.225, दशमलव के बाद 3 अंक या 4 अंक या 5 अंक, कितना रखना चाहते हैं उतना ही डेसिमल के बाद आप डेसिमल प्लेस को उतना लिख दीजिएगा, तो नंबर फॉर्मेट हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद वाला जो पॉइंट, जो नंबर तुम दे रहे हो वो प्लस डेसिमल के पहले वाला नंबर, वो दोनों को जोड़ दो और बीच में जो पॉइंट है उसको भी जोड़ दो। उतना बड़ा तुमको विड्थ लेना पड़ेगा। अगर मान लो तुम दशमलव के पहले 3 अंक रखना चाहते हो और दशमलव के बाद 2 अंक रखना चाहते हो, तो टोटल कितना, 5 हो गया। एक पॉइंट को भी जोड़ लो, 6 हो गया। तो पहले वाला में तुमको 6 लिखना पड़ेगा, इधर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 और 2 नहीं लिखोगे, 3 और 2 लिखोगे तो इस 3 में से वो 2 ले लेगा पॉइंट वाला, इधर एक ही बचेगा। समझा क्या ब्रदर? बोलो हाँ यार, कुछ बताओ। डेटा, सॉरी, हम लोग डीबीएफ का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए। स्ट्रक्चर से 2-3 और कमांड पूछा जाता है। एक कमांड है, पहला जो इंपॉर्टेंट कमांड है, सेकंड इंपॉर्टेंट, पहला तो क्रिएट हो ही गया कि अगर स्ट्रक्चर में मान लो कुछ हम मिस्टेक कर दिए थे या कोई एक्स्ट्रा फील्ड लगा दिए थे या कोई फील्ड इंपॉर्टेंट था छोड़ दिए थे, अब हम उसको करेक्ट करना है, उसको करेक्ट करना है। तो कौन सा कमांड? मॉडिफाई स्ट्रक्चर। मॉडिफाई स्ट्रक्चर के साथ फाइल नेम नहीं देंगे। तो कैसे समझिएगा कौन सा फाइल हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं? पहले से यूज किया रहेंगे, यस, ठीक है। वो फाइल पहले से खुला रहेगा और लिखेगी मॉडिफाई स्ट्रक्चर, तो फिर वही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, फील्ड नेम, डेटा टाइप और विड्थ वाला। अगर मान लो सपोज करो कि कोई फाइल खुला हुआ नहीं है और हम लिख दिए मॉडिफाई स्ट्रक्चर, तब क्या होगा? कोई एरर नहीं बताएगा। हाँ, फाइल ओपनिंग डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें सारा फाइल लिस्ट करता रहेगा। जैसे हम तुमको बोले ले आओ, तो बोलोगे क्या? तो फॉक्सर बोलेगा मॉडिफाई स्ट्रक्चर, तो बोलेगा किसका? पूछेगा ना किसका। देखो एरर कब आएगा? एरर कब आएगा? जब तुम कमांड गलत यूज करोगे। कमांड गलत यूज करोगे या उसका सिंटेक्स रखोगे गलत, तब गलत आएगा। कमांड तो सही है, मॉडिफाई स्ट्रक्चर, हो सकता है कि हम ओपन करना भूल गए हो और हम मॉडिफाई स्ट्रक्चर लिख दें, ठीक है। अगर बोलेगा कि कमांड गलत है, रॉन्ग कमांड, तब तुम सोचते रह जाएंगे ना कि अरे तो कमांड सही था। तो जो मैसेज भी देता है वो ऐसा देगा कि तुमको समझ में आए क्या मैसेज दे रहा है। तो वैसा कुछ भी कमांड अगर तुम लिखते हो, अगर कोई फाइल नहीं खुला हुआ है तो सॉफ्टवेयर इमीडिएट फाइल, ऊपर फाइल आता है ना टैब में, फाइल मेनू को क्लिक करोगे तो आएगा ओपन। ओपन में क्लिक करोगे तो एक पूरा का पूरा डीबीएफ का लिस्ट आ जाएगा, जिस फोल्डर में जिस जगह पे हो वहां का, करेंट फोल्डर का, डायरेक्टरी का, वहां से उसको क्लिक करके ओके कर दोगे तो समझ जाएगा फॉक्सर कि तुम किस फाइल को ओपन करके स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना चाहते हो। करके दिखाते हो एक बार तो आप समझ में आएगा। कोई फाइल खुला हुआ नहीं है, दिख रहा है नीचे। हम लिखते हैं मॉडिफाई स्ट्रक्चर,
इंटर। देखो ये आ गया मेरा, ये आ गया मेरा सिलेक्ट डेटाबेस। यहाँ से डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, और यहाँ सिर्फ डीबीएस आ रहा है। देखो खाली डीबीएफ आ रहा है, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि यहाँ सारा फाइल शो करे तो तुमको ऑल फाइल को क्लिक कर देना होगा। जैसे ही ऑल फाइल तुम क्लिक करोगे यह सारा फाइल आने लगेगा, डीबीएफ, बैक, एफपीटी, टीबीके सब फाइल आएगा, ठीक है। हमको ऑल फाइल नहीं चाहिए, हमको खाली डीबीएफ चाहिए। और हमको लगता है कि यही वाला फाइल बनाए थे, और इसको 21 ये वाला, ठीक है। इसको क्लिक करके ओपन कर देते हैं। जैसे ही ओपन किए खुल भी गया, और मॉडिफाई स्ट्रक्चर वाला डायलॉग बॉक्स खुल गया मेरा, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पे अगर कहीं पे ऐड करना है तो यहाँ सिलेक्ट कर लो इसको, और यहाँ पे इंसर्ट कर दो, वहाँ न्यू फील्ड आ जाएगा, उसको वहाँ पे जो चाहते हो लिख दो, ठीक है। और ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा ना कि तुम्हारे फील्ड में न्यू फील्ड नाम से एक फील्ड हो जाएगा। रुको ना बता दें, ठीक है। इंसर्ट मतलब यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना, एक फील्ड इंसर्ट करना, समझ रहे हो। नीचे के लिए कोई इंसर्ट का जरूरत नहीं है, तुम नीचे जाके कर्सर डालो, वहां पे तुम लिख सकते हो जब भी चाहोगे तो। लेकिन जो ऑलरेडी दिया गया है बीच में अगर कुछ इंसर्ट कराना है तो वहां जाके एक जगह खाली करना पड़ेगा ना। नहीं आई वो इंसर्ट डिलीट का काम करे। इंसर्ट मतलब इंसर्ट, बैक स्पेस की जगह पे। अब देखो मान लो कि यहाँ कोई फील्ड था जिसको तुम डिलीट करना चाहते हो, नहीं चाहिए, तो उसको हम लोग पॉइंट करेंगे और यहाँ से डिलीट क्लिक कर देंगे, ठीक है। और जब सब हो जाएगा तो ओके कर दो या कंट्रोल डब्ल्यू कर दो। कैंसिल क्या है, ये कैंसिल क्या काम करेगा बताओ। इसको हटा देगा, मतलब अभी जो लोग हम लोग स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन किए है ना उसको कैंसिल कर देगा। पहले वाला मॉडिफाई स्ट्रक्चर कॉल करने के पहले जो स्ट्रक्चर था वही रह जाएगा, ये कमांड जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पूछता है कि डिस्कार्ड स्ट्रक्चर चेंज, डिस्कार्ड कर दें। हमारे यहाँ डिस्कार्ड कर दीजिए, जो पहले था वही रहने दिया जाए। यहां तक हो गया तो क्रिएट हो गया, मॉडिफाई हो गया। उसके बाद एक और था कॉपी स्ट्रक्चर, कॉपी स्ट्रक्चर टू फाइल नेम। तो मेरा क्या होगा, स्ट्रक्चर कॉपी हो जाएगा, एक डीबीएफ फाइल वही बन जाएगा मेरा। तुम लोग का B1 बैच 1 है, बैच 2 ही आएगा, आ गया मतलब। तो मान लो बैच 1 के लिए एक हम डेटाबेस बनाए और अब बैच 2 के लिए बनाना है, तो क्या हम उसी प्रोसीजर से फिर जाएं, क्रिएट बैच 2, फिर रोल नंबर लिखें, उसका डेटा टाइप सिलेक्ट करें और वैसे वैसे सेम टू सेम करें। अगर हमको नहीं याद है तो पता चला कि हमको बैच 1 खोलना पड़ेगा, डिस्प्ले स्ट्रक्चर करेंगे और वहां से देख देख के फिर हम वहां बनाएंगे। इससे अच्छा है ना कि हम कॉपी स्ट्रक्चर का बात करें, यूज बैच 1 कर दें और कॉपी स्ट्रक्चर टू बैच 2 कर ले। क्रिएट हो गया मेरा बैच 2 ऑटोमेटिकली। और एक था डिस्प्ले स्ट्रक्चर जो अभी भी बोल भी दिया है। इतना कमांड याद है सबको। देखो BCA 21 खुला हुआ है, लिखते हैं कॉपी स्ट्रक्चर टू BCA 21 BCA 21 अंडरस्कोर टेम्प, ठीक है, ऐसा बना दिए। हाँ ठीक है, तो ये अलग है लिखा गया, कोई बात नहीं। कॉपी स्ट्रक्चर टू BCA 21 अंडरस्कोर टेम्प, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं dir। अब यहाँ पे देखो तो जो अभी बनाए हैं वह है कहीं पे, यहाँ पे देखो BCA 21 अंडरस्कोर टेम्प में, क्योंकि 8 ही कैरेक्टर है मेरा, 3 2 5 1 6 2 8, 8.3 रूल बताए थे ना, 8.3 रूल स्टार्टिंग में बताया तुम लोग को कि डॉस बेस में किसी फाइल का नाम हम लोग 8.3 3 कैरेक्टर होता है एक्सटेंशन के लिए,
उसके पहले 8 कैरेक्टर का नाम होगा। ठीक है, तो 8 कैरेक्टर के बाद वाला जो है वो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अगर तुम माई कंप्यूटर खोलोगे तो तुमको पूरा का पूरा दिखेगा पीछे 21_temp। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फाइल जो है तुम्हारा वही है। देखो ये 11, 18, 21 कितने बजे बना है, टाइम है, लास्ट डेट खाली दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और कमांड है मेरे पास जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, dir और यहाँ लिखते हैं *dbf। ठीक है, अब यहाँ देखो, सॉरी, *dbf। यहाँ देखो, यहाँ भी वैसे ही दिखा रहा है BCN 21_temp। ठीक है, तो हमारा कॉपी हो गया ना स्ट्रक्चर। अब हम इसको यूज करते हैं, यूज BCA 21_temp। अब हम करते हैं ब्राउज, ये आईडी, रोल नंबर, नेम, फ्रीक्वेंसी, मैथ, %। ठीक है, इतना फाइल हमको बना। ठीक, क्लियर है? अच्छा, यहां तक तो हो गया काम। इसके बाद हम लोग कमांड का बात किए थे। सबसे पहला कमांड डेटाबेस में डेटा इंटर करना। स्ट्रक्चर तो बन गया, अब डेटा इंटर करेंगे। ठीक है, इंसर्ट कौन पूछा था? अब जो रिकॉर्ड इंटर करेंगे दैट इज इंसर्ट, और उसके लिए हमको कमांड क्या दिया गया है, अपेंड। अपेंड कमांड, जब अपेंड लिखोगे, अपेंड लिखते हैं तो क्या होता है, हमको ऐसा फॉर्म के रूप में खुल जाता है डेटाबेस, और हम जो चाहे वो वैल्यू लिख सकते हैं और जितना चाहे उतना इंटर कर सकते हैं। जैसे ही एक रिकॉर्ड में डेटा इंटर करोगे तुरंत दूसरा वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहां से यहां अपने आप चलाएगा, अपने आप चलाएगा। रोल नंबर के लिए हम लोग क्या दिए, 2 कैरेक्टर दिए है ना। अगर मान लो हम 3 कैरेक्टर दे 1 1 1 1, तो एक 1 अपने आप नीचे चला आ रहा है। ये हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट कन्फर्म ऑन कर देंगे। सेट कन्फर्म ऑन करेंगे तो क्या करेगा, बगैर इंटर प्रेस के नीचे नहीं आएगा। सारा डेटा इंसर्ट करने के बाद Ctrl+W करेंगे तो सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेव एंड एग्जिट। ठीक है, वैसे तुम सेव यहां से भी कर सकते हो, सेव यहां से भी कर सकते हो। कहाँ गया सेव, यहाँ, सेव यहां से भी कर सकते हो अगर खुला रहेगा तब डेटा। ठीक है, जैसे मान लो हम अपेंड में आते हैं और यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पे आके सेव करते हैं तो हमारा ये डेटा सेव हो जाता है। अगर अपेंड करने के दौरान कोई डेटा गलत एंट्री हो गया तो उसको मॉडिफिकेशन उसका चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। उसके लिए कौन सा कमांड, एडिट कमांड, एडिट या चेंज, एडिट या चेंज। चेंज करना है, ऊपर जाओ, 111 था, ये 110 था। ठीक है, एक 110, 111, 112। ठीक है, Ctrl+W, काम खत्म, एडिट हो गया। अब क्या करना है, डिलीट करना है। पहले डिलीट करेंगे तब पैक करेंगे। अब देखना है, अब डिस्प्ले कराना है सारा का सारा रिकॉर्ड जो डेटाबेस एंट्री हुआ है, वो सारा रिकॉर्ड, सारा का सारा फील्ड हम देखना चाहते हैं। लिस्ट कमांड से एक हो गया, और डिस्प्ले ऑल भी हो गया, ब्राउज भी हो गया। ठीक है, ये 3 कमांड तो हो गया, लिस्ट, ब्राउज, डिस्प्ले ऑल। डिस्प्ले भी है कमांड, डिस्प्ले कमांड से एक रिकॉर्ड दिखेगा, डिस्प्ले ऑल से सारा दिखेगा।
लिस्ट जैसा ही है, लेकिन लिस्ट और डिस्प्ले ऑल में अंतर है। क्या अंतर है बताओ? सर लिस्ट में जितना बड़ा स्क्रीन रहता है उतना ही सामने आता है, डिस्प्ले में हम नीचे कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑल में तो नीचे करेंगे उसके नीचे कर सकते हैं, डिस्प्ले का कर सकते हैं। हाँ, डिस्प्ले ऑल उसमें कर्सर नहीं है, रेड में कर्सर लिस्ट कमांड से अगर एक स्क्रीन से ज्यादा, एक स्क्रीन फुल से ज्यादा रिकॉर्ड है तो स्क्रॉल ऑफ द स्क्रीन हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल आउट हो जाएगा। लेकिन डिस्प्ले और पेज वाइज दिखाएगा, एक बार में एक पेज दिखाएगा। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर प्रेस एनी की क्लिक कर दो या कोई की दबाओ, दूसरा पेज आ जाएगा। तो हर रिकॉर्ड को हम देख सकते हैं डिस्प्ले ऑल से। ठीक है, एक और कमांड है, लेकिन डिस्प्ले ही यूज करते हैं, लेकिन हम लोग सर्च के लिए यूज करते हैं, दैट इज लोकेट। ठीक है, मान लो कोई काम, कोई कुछ नाम लो के नेम फील्ड में हमको प्रसाद खोजना है, तो हम लिख सकते हैं लोकेट फॉर नेम इक्वल टू प्रसाद। तो हमको क्या करेगा, वो प्रसाद खोज के दिखाएगा। और वो कैसे करता है लोकेट मान लो 5 रिकॉर्ड लोकेट हुआ तो वो मेमोराइज कर लेता है कि 5 रिकॉर्ड लोकेट है, तो अपने आप वो फर्स्ट लोकेट में चला जाएगा। रिकॉर्ड नंबर 2 अगर लोकेट है तो रिकॉर्ड नंबर 2 पे जाकर रुक जाएगा। देखने के लिए आपको डिस्प्ले कमांड यूज करना पड़ेगा वहां भी। ठीक है, हम लोग बाद में और भी सर्चिंग के लिए पढ़ेंगे कि सिर्फ लोकेट ही नहीं है। लोकेट तो बहुत छोटा सा कमांड है, इसके अलावा बहुत अच्छा सा कमांड है उनको फाइंड करने के लिए, जो बहुत फास्ट काम करता है। लोकेट बहुत धीरे काम करता है। यहां तक क्लियर होगा सबका? अच्छा, अब बताओ कि जब हम लिस्ट या ब्राउज करते हैं या डिस्प्ले ऑल करते हैं तो क्या हमारे सारे फील्ड और सारे रिकॉर्ड दिखते हैं या उसमें सिलेक्टिवली दिखाई देता है? वो लिस्ट या ब्राउज या डिस्प्ले ऑल, ये तीनों में से कोई कमांड हम यूज करें किसी भी डेटाबेस फाइल के लिए, तो उसका जितना फील्ड है वो सारा दिखेगा और जितना रिकॉर्ड है वो भी दिखेगा। ब्राउज में सर नहीं, ब्राउज में वो कर्सर आ जाता है, डिस्प्ले सब होगा क्या नहीं होगा ये हम पूछ रहे हैं। जितना फील्ड जितना रिकॉर्ड है सब हो जाएगा। गुड। अब उसको टेलरिंग करना है, उस पर अब हम लोग को कैंची चलाना है, काटना है टेबल को। जितना जानकारी चाहिए उतना ही जानकारी दे, फालतू का डेटा नहीं दे। ठीक है, तो 2 तरीके से हम टेलर्ड कर सकते हैं। पहला तो है कि जितना कॉलम, जितना फील्ड दिए हो उसमें से कुछ फील्ड को हम हटा दें जो नहीं चाहिए हमको। कैसे हटाएंगे? नहीं, फील्ड क्लाउज, फील्ड को कट कर रहे हो ना, जब फील्ड को कट करेंगे तो फील्ड क्लाउज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? FIELDS, फील्ड्स। उसके बाद उस फील्ड का नाम देंगे कॉमा दे देके जिसको हम चाहते हैं। बता रहे, रुको ना, नहीं फॉर क्लॉज नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर क्लॉज कहां करेंगे बता रहे हैं। फील्ड क्लॉज समझो पहले। अगर मान लो रोल नंबर है, आईडी है, नेम है, बैच है, एड्रेस है, पिन कोड है, सब है, हमको उतना डेटा नहीं चाहिए। हम सिर्फ तुम्हारा रोल नंबर, नेम और फादर्स नेम चाहते हैं, या हम रोल नंबर, नेम और एड्रेस चाहते हैं। तुमको तुम्हारे घर पे अभी हमको चिट्ठी भेजना है तुम्हारे रिपोर्ट के बारे में, तो हम क्या करेंगे? फील्ड क्लाउज लिखेंगे, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा एड्रेस, लिस्ट कमांड के साथ। आगे फील्ड्स कीवर्ड लगाना अनिवार्य है, तभी समझ में आएगा कि तुम फील्ड्स क्लाउज यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बगैर एरर देगा। जैसे इंटर करेंगे हमको वो सिर्फ वही 3 फील्ड दिखेगा। ठीक, तो हम लोग फील्ड वाइज तो कर लिएगा। अब रिकॉर्ड का बात है, क्या हमको सारा रिकॉर्ड चाहिए? क्या हमको सारा रिकॉर्ड चाहिए या हमको कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्ड चाहिए? मान लो तुम लोग 60 स्टूडेंट हो और तुम्हारा हम टेस्ट लिए और टेस्ट करने के बाद मार्क्स हमको लगाना है नोटिस बोर्ड पे। ठीक है, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं ना, अगर नोटिस बोर्ड का साइज छोटा हो रहा है तो हम ये काम कर सकते हैं कि जितना एब्सेंट वाला बच्चा है उसको छांट दिया जाए। तो हम कहेंगे ना कि 60 में से अगर 15 बच्चा एब्सेंट था तो हम रिकॉर्ड को टेलर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड को काट रहे हैं। ठीक है,
तो हम सिलेक्टिवली रिकॉर्ड को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास कौन सा क्लाउज है? फॉर क्लाउज है। फॉर क्लाउज देखते कैसे है? फॉर के साथ फॉर क्लाउज लिखने के बाद कोई ना कोई फील्ड लिखेंगे और उसके साथ कोई वैल्यू को हम कंडीशन बना के पेश कर देंगे, कुछ ना कुछ कंडीशन बना के पेश कर देंगे। जैसे लिस्ट फॉर एज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन लिखना नहीं, ग्रेटर देन के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना है। ठीक है, तो क्या करेगा? लिस्ट तो करेगा लेकिन एज ग्रेटर देन 18 वाले को ही करेगा। लेस देन 50 कर दोगे तो 50 से कम वाले को करेगा। ठीक है, तो फील्ड क्लॉज और फॉर क्लॉज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखने के लिए भी और पूछने के लिए भी, लिखा भी जा सकता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है और तुम्हारे एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां तक हो गया काम। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे बताओ? इसके बाद हम लोग बोले थे क्वेश्चन मार्क, सिंगल क्वेश्चन मार्क। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू और डॉलर साइन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, सिंगल क्वेश्चन मार्क क्या करता है? हाँ, अलग अलग लाइन में न्यू लाइन में हमेशा प्रिंट करेगा। डबल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो एक ही लाइन में प्रिंट करेगा। ट्रिपल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो प्रिंटर पे भेज देगा, प्रिंटर पे भेज देगा प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, तो ट्रिपल क्वेश्चन मार्क जो था टेक्स्ट के साथ साथ हम लोग प्रिंटर पे कुछ कमांड भेजने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। पहले जिस समय हमारे पास बहुत अच्छा एक वर्ड प्रोसेसर या वैसा इंटरफेस नहीं था, तब हम लोग किसी खास फॉन्ट का चुनाव के लिए, स्टाइल के चुनाव के लिए प्रिंटर में ही प्रिंटर में भी वो कंट्रोल बना रहता था। ठीक है, तो अब अगर हमको कोई प्रिंटर, जो प्रिंटर का मैनुअल होगा ना, उसके साथ मिलेगा कि फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या कंट्रोल भेजना पड़ेगा। ठीक है, और मान लो सपोज करो लिखता है कि अगर कंट्रोल भेजना है, कुछ हम भेज रहे हैं प्रिंटर को, तो वो कंट्रोल कमांड है या टेक्स्ट है, कैसे पता चलेगा उसको? तो हमको मालूम बोला कि डॉलर के साथ भेजिएगा तो हम समझेंगे कंट्रोल कमांड है। तो डॉलर के साथ फॉन्ट का नेम, डॉलर के साथ साइज भेजेंगे तो हमारा वहां सेट हो जाएगा, और बाद में हम प्रिंटिंग भेजेंगे तो मेरा उसी फॉन्ट, उसी साइज में, उसी स्टाइल में प्रिंट होगा। तो ट्रिपल क्वेश्चन मार्क का यूज दो काम में होगा। पहला तो हम किसी टेक्स्ट को सबमिट कर सकते हैं प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए। दूसरा कि हम प्रिंटर को कुछ कंट्रोल कमांड भी हम प्रिंटर को भेज सकते हैं, जो यूज करते थे भेजने के लिए। अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा वर्ड प्रोसेसर है, हम सारा का सारा फॉर्मेटिंग यही कर लेते हैं, तो हमको प्रिंटर में अलग से फॉर्मेटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, यहां तक तो हो गया। इसके बाद शॉर्टिंग बचा हुआ तो लास्ट क्लास में शॉर्टिंग पढ़ाए थे। शॉर्टिंग करने का मतलब किसी भी डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो हम शॉर्ट करते हैं फील्ड वाइज। किसी डेटाबेस को किसी एक फील्ड में शॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग। कैसा इधर का काम हो गया, कर दिए। चलो फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। अपेंड ब्लैंक, अपेंड क्या होता है? नया रिकॉर्ड जोड़ना, नया रिकॉर्ड जोड़ना। अपेंड ब्लैंक मतलब नया खाली रिकॉर्ड जोड़ना, नया खाली रिकॉर्ड जोड़ देना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।